नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है एनसीईआरटी का एमपी बोर्ड में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उस वाले पार्ट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूं जो एग्जाम 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले अपन लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और फिर इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको जो 5 प्रकार के आते हैं एग्जाम में उनको अवधारणाओं के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो ये कहती है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त अपन लोग कर सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि कोई भी भाज्य संख्या को अपन लोग उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त उसे कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उनका अगर अपन लोग लासा निकालते हैं मतलब एलसीएम निकालते हैं और मासा निकालते हैं मतलब एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों का जो गुणा होता है लासा और मासा का, एलसीएम का और एचसीएफ का, वो गुणा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एक फार्मूला है जो अपन को सवाल करने में काम आएगा कि कोई भी दो संख्या जब अपन लेते हैं धनात्मक पूर्णांक और उनका अपन लोग लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो यहाँ पे अपन को उनका जो गुणा होता है लासा और मासा का वो उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। फिर यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की बात आती तो अंडर रूट वाली संख्याएं जो रहती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं रहती हैं, है ना। इनका दशमलव मान अगर व्यक्त किया जाए तो वो ना तो दशमलव के बाद एक ही संख्याएं रिपीट होती हैं और ना ही वो दशमलव के बाद रुकती हैं, मतलब अशांत भी रहती हैं, साथ में वो रिपीट नहीं होती हैं। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है और किसी वर्ग को वो काट रही है, किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करती है तो वह संख्या बिना वर्ग को भी विभाजित करेगी। ये बात अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे मान लो पी अभाज्य संख्या है और वो ए स्क्वायर को अगर काटती है, विभाजित कर देती है, तो जो पी है वो ए को भी विभाजित करेगी, है ना, जबकि ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे अपन लोग इन सवालों को चुनेंगे। पहले अपन लोग सही विकल्प वाले जो सवाल रहते हैं उन्हें अपन लोग चुनेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो 96 और 144 का एचसीएफ जो होगा वो इनमें से चारों में से कौन होगा। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, जब अपन लोग ऑब्जेक्ट टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर देख लीजिए अपन लोग, अगर अपन को लग रहा है 4 से काट सकते हैं अपन लोग, 400 यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4 और 0 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पाए अब इन संख्याओं में कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा अपन को नीचे। तो यहाँ पर संख्याओं में आपस में कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा नीचे। निश्चित है कि ये जो संख्या है 4, ये 4 मासा हो जाएगा, मतलब महत्तम समावर्तक हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। तो इस संख्या में क्योंकि अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें अपन को समय लगता है और अपन को ऑब्जेक्ट टाइप अगर करना है तो अपन एक साथ इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ से अपन को मासा मिल जाता है और इन तीनों का अगर गुणा कर दें इन तीनों का तो वो अपन को लासा मिल जाता है। तो ये तरीका है गुणन यहाँ पे निकालने का, विभाजन वाला जो तरीका है, इससे अपन लोग आसानी से मासा और लासा पता कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट टाइप की बात चल रही है तो। या फिर पृथक पृथक तरीका है ही, फिर दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल कर कॉमन फैक्टर देखते हैं तो उससे भी एचसीएफ पता हो जाता है। लेकिन ये तरीका और ईजी है, जिसमें अपन लोग संख्या का भाग देंगे और जो संख्या यहाँ पे आपस में मैच नहीं कर रही तब तक भाग देंगे और इनका यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं उनका गुणा कर देंगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा और इन सब का गुणा कर देंगे यहाँ नीचे तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इस संख्या का 4 जो है वो एचसीएफ होगा, यानी पहले का आंसर बी नंबर का सही है। अब दूसरा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो 12-15 का जब अपन लोगों ने गुणनखंड इस तरह से बना यहाँ पर, तो 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, तो इसमें आपस में कुछ कट नहीं रहा है 4 और 5 में, तो ये जो 3 है ये मासा का काम करेगा। और अगर इसमें लासा निकालना होता तो ये 3 का 4 का 5 का इनका ही गुणा कर देते आपस में, तो वो लासा निकल आता है ना। तो एचसीएफ इसका ए नंबर का होगा 3। अब ये तीसरा प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ बात आती है कि जब इस तरह के एलसीएम एचसीएफ आता है और संख्याओं का गुणनफल आता है तो फिर अपन को ये सूत्र लगाना पड़ता है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो ये सूत्र बन जाएगा एचसीएफ बराबर गुणनफल बटे संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। गुणनफल कितना है यहाँ पर 32 है तो 32 यहाँ रख देंगे, एलसीएम कितना है 8 है तो 8 यहाँ रख देंगे। तो 32 में जब 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, 4 आएगा। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 4।
चलिए 14 प्रश्न आता है। तो 14 प्रश्न में अपन लोग 4 और 7 का महत्तम समर्थन निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, तो अपन देख पा रहे हैं 4 और 7 में, यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 और 7 में कोई कॉमन है ही नहीं, है ना, कॉमन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जब कॉमन कुछ होता नहीं है तो उसका एक ही एचसीएफ होता है। जब कॉमन उसका आपस में नहीं होता उन संख्याओं का जिनका अपन लोग महत्तम समर्थन निकाल रहे हैं, तो उनका एचसीएफ एक होता है और उनका गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम बन जाता है। 5वां प्रश्न, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना है। तो पहले अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर बाद में इनका अनुपात निकाल पाएंगे। तो 5, 15 और 20 का अपन लोग यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं। तो ये पर है 5, 15, 20 में अगर 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो अब यहाँ पे संख्याओं में कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपस में कुछ संख्याएं कट नहीं पा रही हैं। निश्चित तक 5 इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा और इन सबका गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो 5 तिया 15 और 15 चौके 60, तो 60 क्या आ जाएगा एलसीएम और 5 आ जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का अपन को मान निकालना है। तो 60/5 जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 60/5 लिखेंगे तो 5 से कट जाएगा 60, 12 पंजे 60, तो 12/1 आ जाएगा। और 12/1 को अपन रेशियो में लिख सकते हैं 12:1, है ना। तो 5वें प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होगा। फिर ये 6वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए शर्त है कि उसमें रूट होना चाहिए, है ना, और अगर दशमलव में दी गई है तो फिर उसकी संख्या दशमलव के बाद ना तो रिपीट होना चाहिए और ना रुकने जाने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडर रूट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में अंडर रूट है यहाँ पे। तो ये डी नंबर का सही होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी संख्याएं यहाँ ये अपरिमेय है, ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगली संख्याएं देख लेते हैं। 7वां प्रश्न अपन देखेंगे यहाँ से। अभी 7वें प्रश्न में लिखा है कि 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। तो 12, 15, 21 का अपन लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 7 21। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 से कटने के बाद इनमें आपस में फिर कुछ कट नहीं रहा नीचे, इसका मतलब 3 क्या हो गया, मासा हो गया। और इसका और इन तीनों को गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा, देखो 5 7 35 और 35 70, 70 दूनी 140 और 140 से गुणा करेंगे 3 में तो 14 3 42, 420 आएगा। तो यहाँ 420, ये सी 420 सही होगा, सी नंबर का आंसर इसका सही होगा। 8वां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और एचसीएफ 3 है और उसका एलसीएम निकालना है, तो वही सूत्र काम करेगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा वाला। इससे अपन एलसीएम निकालना है तो गुणा जो हो जाएगा आपका संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे और बटे एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 135 है और एचसीएफ कितना है, 3 है। 3 का जब भाग देंगे 135 में तो 3 चौके 12 और 3 5 15, 45 आना चाहिए। तो 8वें प्रश्न का उत्तर ये ए नंबर का सही होगा, 45। 9वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है 17, 23, 28। तो अपन देख रहे हैं 17, 23, 28 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। जब कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, उनमें से एक संख्या अभाज्य रहती है, निश्चित है उसका एचसीएफ कितना आता है, उसका एक ही आता है। जब उन तीनों संख्याओं में से एक संख्या अभाज्य हो तो उनका गुणनफल, उनका जो एचसीएफ है वो एक ही आता है। ठीक है, उसका एचसीएफ एक आएगा। फिर यह 10वां प्रश्न है 11 और 13 का एचसीएफ कितना होगा। तो अपन देख रहे हैं 11 और 13 आवाज संख्या है, तो आवाज संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक आता है। तो ये डी नंबर का एक सही होगा यहाँ पे इसका आंसर। 11वां है 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। तो 8, 9, 25 में अपन देख पा रहे हैं कोई कॉमन गुणनखंड है क्या। तो अपन देख रहे हैं कि 8, 9 और 25 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। तो इसका एलसीएम भी, एलसीएम निकालना चूंकि इसका अपन को, तो एलसीएम निकालने के लिए अपन इन तीनों को गुणा कर देंगे। जब कुछ आपस में कट नहीं रहा तो उनका गुणा कर देते हैं, तो कर देंगे 25 8 200 होते हैं और 9 दूनी 18, 1800 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है कि 5 अंडर रूट 2 कौन सी संख्या है। तो यहाँ अंडर रूट जब लगा हुआ है इसमें और अंडर रूट हट नहीं सकता है किसी तरीके से, तो निश्चित है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो बी नंबर का इसका सही होगा आंसर, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें लिखा हुआ है कि 5, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो 15 और 20 का जो एलसीएम अपन लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अभी आपस में संख्याएं नहीं कट रही है नीचे, इसका मतलब 5 जो है वही एचसीएफ का काम करेगा और इनका गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम का काम करेगा। तो 5 तिया 15 और 15 चौके 60, तो इसका 60 एलसीएम आना चाहिए। तो यहाँ पे 60 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खाली स्थान। तो खाली स्थान में अपन लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ खाली स्थान में पहला प्रश्न जो है दूसरे का, संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8, 9, 25 में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे, सबको विभाजित कर दे।
कोई नहीं है ना, तो इसका जो HCF है वो 1 आएगा। दूसरा है √2 क्या है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या दिख रहा है साथ में, ये जो √ लगा रहा है अल्लाह है तो वो अपरिमेय संख्या होगी एक तरह से ना, तो ये √ वाली संख्या अपरिमेय रहती है तो यहाँ अपरिमेय भरा जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, फिर ये तीसरा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है 135 और 245 का HCF कितना हुआ। तो 135 और 245 का अपन लोग देखेंगे 45 से कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 45 से इन संख्याओं को काटें और छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाली जो संख्याएं रहेंगी वो सब संख्याओं का गुणा आपका HCF होगा, और इन यहाँ से यहाँ तक गुणा कर देंगे तो आप वो आपका LCM होगा। चौथा प्रश्न जो है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या जब √ लगा है तो वो निश्चित अपरिमेय संख्या ही होगी, तो यहाँ अपरिमेय भरा होगा। फिर तीसरा प्रश्न आता है 70 और 70 वाला क्वेश्चन, तो लिखा है कि प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। सही बात है, किसी भी अभाज्य संख्या को अपन लोग किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में अपन लोग व्यक्त कर सकते हैं, तो ये पहली वाली बात जो है वो सत्य है। फिर लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना, तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपन जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं रहती हैं वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का एक संकलन होता है, आपस में परिमेय अपरिमेय में कुछ मैच नहीं करता है, लेकिन कह सकते हैं अपन लोग ये वास्तविक संख्याओं के दो बच्चे होते हैं, एक परिमेय होता है एक अपरिमेय होता है। तो परिमेय निश्चित है कि वास्तविक संख्याओं में होगा, तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होगी, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होगी और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक होगी। इस वाले बेन डायग्राम से अपन लोग इस बात को देख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी। सही बात है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी, तो ये सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, ये गलत हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या बड़ी है और अपरिमेय संख्या वाला सेट छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। छोटा सेट बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा सेट छोटा नहीं हो सकता, तो ये असत्य है दूसरा। चौथा है 15 और 21 का LCM कितना होगा। तो 15 और 21 का जब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 15 को अपन 3 से काट सकते हैं, 3 5 15 और 3 7 21। अब इसमें नीचे आपस में कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 तो हो गया इसका HCF, और इन तीनों का गुणा कर देंगे वो LCM हो जाएगा। तो 5 7 35, 7 5 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा 105, तो 105 यहाँ पे LCM आएगा, तो ये सत्य है। अब ये पांचवा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या की जो परिभाषा वो ये कहती है कि हर और अंश दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो यहाँ पे जो नीचे वाला पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है। छठवां जो प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये जो फार्मूला है, सूत्र अपन लोग पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है, तो ये सत्य है, ये वाली लाइन है ना। सातवां प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि 26 और 91 का HCF 13 होगा। तो अपन देख रहे हैं 26 और 91 को जब अपन लोग काटेंगे तो ये 13 से कट जाएंगे, 13 दूनी 26 और 13 7 91, तो अब ये कटने लगा, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये 13 ही इसका HCF हो जाएगा। तो इस वाली 26 और 91 का जो HCF है वो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सही जोड़ी वाली बात आती है, सही जोड़ी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 306 और 687 का HCF कितना होगा। तो 306 और 687 को अपन ने 9 से काटा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 7 63 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर देखें अब आपस में कुछ कट नहीं रहा है इसमें, तो 9 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF ये 9 वाले से मैच करेगा, ये पहला वाला इस तीसरे से मैच कर जाएगा। फिर √2 अपन जाने अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या से मैच कर जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ। और 9 और 27 का LCM निकालेंगे, तो 9 और 27 का जो LCM निकालेंगे अपन लोग, तो ये 9 से कट जाएगा, दिख रहा है 9 कम 9 और 9 तिया 27, 9 से कट रहा है ये दोनों 9 से। तो ये LCM इसका अपन देख रहे हैं बड़ा वाला जो हो जाता है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से कट जाती है तो LCM बड़ा वाला ही होता है। तो 27 का LCM होगा, मतलब दूसरे नंबर का इसका मैच करेगा तीसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं अब एक शब्द में वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो 94 और 404 का HCF हम लोग निकालते हैं। तो अपन देखा 94 और 404 को 2 से काटा, तो 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अपन देख पा रहे हैं यहाँ कि ये संख्या है आपस में दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट पा रही हैं आपस में, है ना, नहीं कट पा रही है, इसका मतलब 2 जो है वही इसका HCF हो जाएगा, और इनका तीनों को गुणा कर देंगे तो वो LCM चाहिए अपन को HCF, तो 2 इसका HCF रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा संख्या 1 5 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखी है। तो अपन देख पा रहे हैं कि 1 5 6 के अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 156 का अपन 2 से काटा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18,
2 एकम 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13, तो 2 2 और 3 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। 2 2 3 13, तो ये अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे इसके। ठीक है सर। अब तीसरा प्रश्न आता है, दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो अपन जानते हैं कि इनका गुणा करने पर संख्या और गुणनफल के बराबर आता है, मतलब तो ये संबंध लिख देंगे, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर 1 इंटू बी, तो ये अपन लोग यहाँ पे सूत्र लिख देंगे इसका। अब 6 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 12 30 का अपन लोग ये निकालेंगे इस तरह से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये कट गया 6 से, तो 6 वो क्या हो गया, वो तो अपना एचसीएफ हो गया, और इनका गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 60 आएगा। पांचवा प्रश्न आता है इसमें, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो सही बात है, अंडर वाली संख्या अपरिमेय होती है, तो ये सही है, मतलब हाँ लिखना है इसमें केवल। छठवां प्रश्न है, संख्याओं 8 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो 8 9 25 को अपन लोग जब देखते हैं तो एक से ही कट पाएगा, उनमें आपस में किसी संख्या से कटने लायक कोई गुंजाइश है नहीं। देखिए तो ये संख्या में जो एक है कॉमन, जब कुछ होता नहीं है कोई फैक्टर, तो फिर वो एक ही होता है उसका, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। सातवां प्रश्न है, 5005 की अभाज्य गुणनखंड बनाइए। तो 5005 का जो अपन लोग तोड़ेंगे तो पहले 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, बिंदी की बिंदी, बिंदी की बिंदी, 5 एकम 5, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो ये 5 7 11 और 13 ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, इसके गुणनखंड 5 7 11 और 13 हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरह से अपन लोगों ने ये पहला वाला जो पार्ट था, चूँकि इस वाले पार्ट में यूक्लिडियन वाला हिस्सा भी आता है, लेकिन वो यूक्लिडियन वाला हिस्सा इस बार इस चैप्टर में 2022-23 के लिए उसे कम किया गया है सिलेबस को, तो उसमें यूक्लिडियन वाला जो पार्ट, यूक्लिडियन वाले जो सवाल हैं उनको लेफ्ट किया गया, उनको छोड़ा गया है इस साल 2022-23 के लिए, है ना। तो इसलिए ये केवल गुणनखंड विधि वाले, अभाज्य गुणनखंड विधि वाले एचसीएफ एलसीएम दिए गए हैं, और अगर ये यूक्लिडियन मेथड होता तो उसके सवाल भी इसमें जुड़े होते दोस्तों। तो चलिए अपन लोग देखते हैं। अब इस वीडियो में आपको निश्चित है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा एचसीएफ एलसीएम निकालने का। अगर ऑब्जेक्ट टाइप कर रहे हैं अपन लोग तो उसमें इस वाली विधि से अगर आप करेंगे तो कम समय लगेगा और आसानी से अपन लोग एचसीएफ एलसीएम के मान पता कर सकेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर जरूर करें अपने साथियों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।